कल्पना कल्पना जी हैं, वेरी फेमस सिंगर जी हैं, रहने वाली आसाम की हैं, लेकिन ये भोजपुरियों के दिलो दिमाग में छाई हुई। और मनोज जी तो आपके समक्ष अभी आपके साथ ही आए। मनोज जोशी जी को आप सब पूरा देश जानता है और उनके बहुत सारे ऐसे भूमिकाएं रही हैं जो लोगों को याद है, लेकिन चाणक्य के रूप में बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। तो मनोज जी के लिए और गजेंद्र भाई साहब के लिए तालियां बजा दिया जाते हैं। और उनके बगल में हमारी एक एक्ट्रेस हैं, वो संगीता तिवारी हैं। ये भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस हैं और कई सारी फिल्में करी हैं। उनके बगल में प्रदीप भैया हैं, उनका नाम ही है प्रदीप भैया। ये जब मैं फिल्मों की शुरुआत किया था तो पहली फिल्म के बाद दूसरी फिल्म से यही सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते थे। अब ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी हो गए। प्रदीप भैया के लिए भी स्वागत कर दीजिए। और उनके जो बगल में है, मैं कुछ लोगों को पूरा परिचय नहीं करा पाऊंगा। अच्छा, तो ही है वो चौरसिया जी हैं। तो इसमें कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत अपने जीवन में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। ऐसे हमारे जयप्रकाश जी हैं, हमारे जगदीश भाई साहब हैं जो हमारी कई फिल्में बनाए हैं। और इन कई डायरेक्टर्स में एक हमारे डायरेक्टर केडी भैया, देखो ये मेरा जो 4 साल का ना गड़बड़ी है उसका असर है। केडी, वैसे नाम इनका दिनकर है, दिनकर कपूर, लेकिन ये केडी के नाम से ही जाने गए हैं। और ये हिंदी सिनेमा बनाते बनाते फिर लोगों ने भोजपुरी में अपने गुणों का बहुत उपयोग किया है। असलम शेख जी हैं, अभी पीछे आके बैठे हैं। इन चारों लोगों के लिए तालियां बजाइए। मुकेश पांडे जी हैं, मुकेश जी, महेश भाई गए हैं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अनिल जैन जी कहाँ है? अच्छा, मनीष जैन जी, मनीष जी आपका भी बहुत स्वागत। सुनील पाल कहाँ है? अच्छा हाँ, अच्छा बस तीसरी बार नहीं। ये सुनील पाल जी बहुत हमारे देश के बहुत बड़े कॉमेडी के, मतलब बिठाओ भाई साहब को बिठाओ, बिठाना नहीं है, मतलब आपको खड़े रखना है। तो सुनील पाल जी कॉमेडी की दुनिया के बहुत बड़े स्टार हैं। और इनके साथ साथ मैं ये परिचय का सिलसिला बहुत लंबा होगा। धनंजय मिश्रा जी का मैं परिचय कराना चाहूंगा। ये से म्यूजिक डायरेक्टर है, मुझे लगता है कि हाँ ये गाजीपुर के रहने वाले, हाँ यही धनंजय मिश्रा जी, बिरनो गाजीपुर के हैं। वाह, मुझे नहीं पता था भाई साहब को आपका नाम याद है, तो ये अपना गुण है। और यहाँ पंकज तिवारी जी भी हैं, ये लोग फिल्म निर्माण से संबंधित हैं। बहुत समय तक महुआ चैनल से जुड़े रहे, अब वो लोग याशी फिल्म्स के साथ जुड़े हैं। एक ऐसे शख्सियत हैं जो शास्त्रीय संगीत के परिवार से और वो फिल्मों के बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी हैं, फाइनेंस भी करते हैं फिल्मों को। ऐसे दुर्गा दादा, दुर्गा मजूमदार जी, रोनू मजूमदार जी के जी भाई हैं लोग। और इनको भी मैं दिल्ली बुलाया था, वो कार्यक्रम जो आगे आपके समय के अनुसार किया हमने। तो एक एक व्यक्ति पे जहां जहां नजर जाती है, बाकी सब एक्टर, ये वो लोग हैं जो मैं ये कह सकता हूं कि इनका कोई ऐसा गॉड फादर नहीं मिला मुंबई में। ये लोग अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से भाई सब अपने काम में लगे हैं और अपनी दुनिया इनकी है बहुत बड़ी।
और अब मैं आता हूं भाई साहब के परिचय पे, और भी जो हमारे सबके परिचय में नहीं जाऊंगा, बाद में धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग बैठेंगे एक घंटा, तो 10 बजे तक हम लोग रहेंगे। भाई साहब का शुभ नाम श्री अमीर चंद्र। भाई साहब बाल्यकाल से ही स्वयं सेवक रहे हैं, और भाई साहब की रुचि संस्कृति, सभ्यता और कला इसमें थी। और ये आप लोगों ने एक शब्द चुना होगा, प्रचारक, तो आप भी वही हैं। इनकी दुनिया में इनके आगे पीछे और कोई नहीं। कुछ है तो देश है, भारत है, भारत की प्रगति है, कलाकारों का कल्याण है। समय के साथ इस देश में एक संस्था बनी, संस्कार भारती। वो संस्कार भारती कुछ ऐसे ही देश के स्वतंत्रता के बाद कुछ लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि समय के साथ मनोरंजन, और मनोरंजन में भारत की संस्कृति सुरक्षित रहे। मनोरंजन बहुत अच्छा, जरूरी है, लेकिन वो भारत की संस्कृति, सभ्यता को समाहित करते हुए चले। ऐसी सोच के साथ बाबा योगेंद्र नाम के एक, उनको मैं अगर शब्द कहूं तो दूरदृष्टा कहूं, जिन्होंने कभी देख लिया था कि कभी न कभी केवल सरकारों के भरोसे ही संस्कृति, कला, साहित्य इसको नहीं छोड़ा जा सकता। तो ऐसे में संस्कार भारती का निर्माण, स्थापना हुई, और बाबा योगेंद्र के द्वारा वो विचार आया। बाबा योगेंद्र जी की अवस्था इस समय कितने साल की होगी भैया? 95 ईयर के, और आज भी वो मूव करते हैं, पूरे देश को घूम रहे हैं, और संस्कार भारती ने कहीं न कहीं एक विचारधारा को लेकर के कि सरकार किसी की हो देश में, लेकिन साहित्य, कला, अभिनय, गायन, सोशल मीडिया के मार्फत इसको किस प्रकार से और ज्यादा लोगों को मौका दिया जा सकता है, इसकी कल्पना संस्कार भारती की हुई। और भाई साहब वर्तमान में संस्कार भारती के कर्ता धर्ता है, पूरे राष्ट्र के। वो जिम्मेदारी अमीर चंद जी की है, जो इस समय भाई साहब इस पद पर कार्य कर रहे हैं। अब जब जो वर्तमान सरकार बनी है, इस संस्था ने वर्तमान सरकार को समर्थन दिया है। एक ऐसी सरकार बनी, उसको समर्थन दिया संस्था ने भी। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, तो चूंकि इन लोगों का, भैया मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, संस्कार भारती की स्थापना कब हुई? 1981 में संस्कार भारती की स्थापना हुई, और जब ये सरकार बनी तो संस्कार भारती से बहुत सारे सलाह सरकार ने लेने शुरू कर दिए। जैसे महोत्सव होते हैं देश में, उसमें किसको हर जगह से लोग आने चाहिए, बिना भेदभाव के लोगों को बुलाया जाना चाहिए, ये उसकी संस्कार भारती की एक कोशिश है। तो निश्चित रूप से जब सरकार बनी, तो अब मेरा सौभाग्य है कि मैं आज सरकार में हूं। मैं बहुत समय पहले तो
हम आज भी आपके बीच के हैं, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं सरकार में हूं और उस नाते हम संस्कार भारती को कार्य करते हुए देख रहे हैं। कलाकारों को कौन ऐसा है जो बहुत अच्छा कर लिया लेकिन कोने में रह गया। अब आप हमसे ये मत बोलिएगा कि अन्याय तो बहुत लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि इस भवन में कई ऐसे लोग हैं जिनको ये फील हो सकता है कि हमारी कला को नहीं पहचाना गया। हमने बहुत सुंदर फिल्म बनाई, हमारा नंबर नहीं आया, या हम बहुत अच्छे गायक हैं, गायिका हैं, हमारा नंबर नहीं आया, हम बहुत अच्छा अभिनय किए लेकिन गवर्नमेंट ने अभिनय नहीं पहचाना। ऐसी बातें कई लोगों के मन में हो सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जिसको इन लोगों ने सपोर्ट किया उसको आए हुए 4 साल हुआ, गाड़ी रेल की पटरी पे आ रही है। तो ये भी मैं समझता हूं कि मुंबई की एक यूनिक मीटिंग होगी जिसमें वर्तमान में कलाकारों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार से जुड़ी हुई, सरकार के तरफ से बार बार जिनसे सलाह लिया जा रहा हो वो मुंबई के लोगों से बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पहले भी लोग आते थे, पहले बात किससे करते थे, बड़े बड़े लेवल पे बातें होती थी और वहीं से क्या योजना आई सरकार की फिल्मों के लिए, कलाकारों के लिए, वहीं से चली गई। जो मध्यम वर्गीय हम लोग हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हम बॉलीवुड में मध्यम वर्गीय लोग हैं। एक वर्ग ऐसा है जो अगर उसका मन होता है तो चला जाता है, मिल के आ जाता है, उसके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन अब हमने कोशिश की कि सरकार भी आपके पास आए, कलाकारों के पास आए, बात करे, जिनसे मिलने के लिए सब लोग वहां जाते हैं वो आपके बीच में आए। और मैं अमीर चंद जी से और भी इसलिए प्रभावित हूं कि इस देश में संस्कृति नए विषय की कल्पना हुई है। अब आपके मन में उठेगा कि संस्कृति नए विषय क्या है। हम कब तक ऑस्कर अवार्ड को ही दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मान के चलेंगे? हम कब तक नोबेल प्राइज को ही दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मान के चलेंगे? हम कब तक कौन फिल्म फेस्टिवल को ही सबसे बड़ा मान के चलेंगे? हमारे भारत का कोई अवार्ड क्यों नहीं ऐसा हो सकता जिसको दुनिया का कोई व्यक्ति पाने के लिए लड़ाई। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उस दिन मैं भी उस मीटिंग में था, मनोज भाई साहब भी उससे जुड़े हुए, मनोज जोशी जी, गजेंद्र भाई साहब भी उससे परिचित हैं। कितना उनका उसमें जुड़ाव है मुझे नहीं पता, लेकिन जानकारी तो भाई साहब को है। तो हम संस्कृति नए विषय जो जिस टीम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है श्री अमीर चंद जी, और हमारी सरकार में बहुत सारी ऐसे कार्यों के लिए हम लोग बहुत धन की कमी नहीं होने दे रहे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी खर्चा करना पड़े। लेकिन एक सोच जो आई, नमस्ते, आप आ सकते हैं, जहां कुर्सी मिले वहीं बैठ जाओ, सोचना ही नहीं। बहुत बड़े बड़े लोग पीछे कुर्सियों में बैठे। तो जिस दिन संस्कृति नए विषय की सोच डाली श्री अमीर चंद जी ने, तो मैं निश्चित रूप से मेरा मन बहुत सारी बातें सोचने लगा। एक समय था जब भारत की बातों को पूरी दुनिया मानती थी और बाकी लोग अशिक्षित माने जाते थे, जंगली माने जाते थे। एक ऐसा समय था जब हम लोग चल
प्राचीन काल में जाइए, अगर सम्राट अशोक की ही कहानी पढ़े, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी पढ़े, जो चाणक्य भाई साहब प्ले करते हैं, तो वो एक ऐसा समय था जब पूरे न जाने दुनिया के कितने हिस्से में, जो आज बिहार है वहां से मगध साम्राज्य होता था, उसके समय के साथ कभी छत्रपति शिवाजी की कहानियां आई, कभी क्या, ये सब क्या था? ये सब लोग अपनी उसी संस्कृति को जो दुनिया भर में फैला था उसको बचाने की खुशी थी, तड़प थी। और आज धीरे धीरे क्या हुआ, हमको कल तक ये बात समझ में नहीं आती थी, हम भी 31 दिसंबर में खूब डांस करते थे, हमको लगता था यही है, यही न्यू ईयर है, जबकि हमने 31 दिसंबर को कई गाड़ियां ठुकते हुए सुनी। तो जिस दिन पूरी प्रकृति ही नवीनता के लिए तैयार नहीं हो, जिस दिन वातावरण ही तैयार नहीं हो, धुंध पड़ी हो, उस दिन को भारत ने नया साल मान लिया। हम लोग जब भी बातें करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो, आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे, ऐसी बातें आती हैं। तो हो सकता है धरती गोल है, धरती के दूसरे हिस्से का नया साल हो सकता है। इस समय हमारे यहाँ शाम के 9 बज रहे हैं, हो सकता है किसी देश में सुबह हो रही होगी, वहां का मौसम कुछ और होगा, वहां ठंडी पड़ रही है, हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है। लेकिन हमने बिना सोचे समझे किसी के न्यू ईयर को अपना न्यू ईयर मान लिया। ये संस्कृति नए विषय का थॉट है, जो हमको बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। तो जब भाई साहब ने ये थॉट दिया, मैंने कहा ये तो हमने आज तक सोचा नहीं। और वहीं हम बात करते हैं जब जो बसंत, हमारे देश में वसंत ऋतु जातियों धर्मों में नहीं बटी है। वो जो सरसों का फूल खिलता है तो कोई भी गीत गाता है, धरती श्रृंगार करती है दूर दूर तक, तो वो उस समय न कहीं धूल होती है, न ठंडा होता है, न गर्मी होती है, ऐसा लगता है चारों तरफ एसी लगा हुआ है। इसका मतलब कि प्रकृति ने कहा कि ये भारतवर्षियों, ये तुम्हारा नया साल है, 1 दिसंबर तुम्हारा नया साल, 1 जनवरी तुम्हारा नया साल नहीं है। बट ये थॉट हमको नहीं आया जब तक हम भाई साहब के संपर्क में नहीं आए। हमें तो ये भी नहीं लगता था कि कभी हम ऐसे लोगों के बीच में बैठेंगे जो कहेंगे कि नोबेल प्राइज इज नॉट द बेस्ट प्राइज। भारत जिसको पुरस्कार देगा चुन के, उसको दुनिया का बेस्ट माना जाएगा। तो ऐसे ऐसे थॉट आए। मेरे भाई साहब से प्रार्थना की, भाई साहब आपको मुंबई आना चाहिए, क्योंकि ये उसकी नगरी है। कई लोग बोरिया बिस्तर बांध के आइए भैया, उदित नारायण भैया जी आए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। और कुर्सी इधर ला दो, यहाँ लाओ कीजिए। कुछ रास्ते हम लोग अवरुद्ध कर देंगे उदित नारायण जी के। भैया आपको मेरा प्रणाम। तो जब इतनी सारी बातें उदित नारायण जी पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त है, और मुझे आपके बीच में ये बताने में हमको अच्छा लगेगा कि आज कलाकारों को पद्म पुरस्कारों से किनको सम्मानित किया जाए, कैसे, इसके लिए भी हम लोग सलाह मशविरा करते हैं। अब चूंकि आप समझ गए ना, मैं सलाह मशविरा करता हूं, इसका मतलब मेरा नंबर तो कट गया, मैं उसमें आऊंगा नहीं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट हूं और मैंने वैसी व्यवस्था की। लेकिन तो जिनके ऊपर कलाकारों का हित रक्षण हो, राखी जी, जिनके ऊपर इस भारत में किसी ऐसे अवार्ड की शुरुआत करनी हो, संस्कृति नए विषय हो, जो दुनिया के नोबेल प्राइज से भी बड़ा माना जाए उसको, और हम मान सकते हैं। कहते हैं ना कि
पॉजिटिवली हम अपनी शक्तियों को जाने तो पहले कि हम हैं कौन। आप लोग बहुत खास लोग हैं जो इस हॉल में बैठे हैं। कोई सोचेगा अभी मेरी 4 फिल्म आई, भैया ने मेरा परिचय नहीं कराया, या मैंने सीरियल मेरा हिट चल रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं परिचय, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये परिचय तो अब लगातार होते रहना पड़ेगा, देते रहना पड़ेगा। भाई साहब का मुख्य प्रवास दिल्ली में होता है। दीनदयाल उपाध्याय जी एक बहुत बड़े विचारक थे और दीनदयाल जी के सूत्रों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी अपना कार्य कर रहे हैं। दीनदयाल जी के बारे में सबको नहीं पता। दीनदयाल जी जो भारतीय जनता पार्टी का मैं दिल्ली का अध्यक्ष हूं आज के समय में, तो दीनदयाल जी भारतीय जनसंघ जब बनी थी 1951 में, उसके अध्यक्ष बने थे। और वो ऐसे व्यक्ति थे कि 1968 में वो ट्रेन में जा रहे थे और उनकी किसी ने हत्या कर दी, ट्रेन में डेड बॉडी पाई गई। तो आज अगर हम किसी को बोलते हैं कि हु इज दीनदयाल जी, तो कई लोगों को तो नहीं मालूम। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं आजकल बीजेपी वालों के वो पोस्टर में एक फोटो लगी होती है जो हमें नहीं जानते। बट इस देश के कलाकारों के लिए तो वरदान थे पंडित दीनदयाल जी। उन्होंने कहा था कोई शासन तब तक सफल हो ही नहीं सकता जब तक वो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध न हो और कलाकारों को न सम्मान दे। और ऐसी बातें करते थे कि जहां जहां जाने लगे, उस समय था पता नहीं क्या था, लेकिन मुगलसराय स्टेशन पे गाड़ी रुकी, 2 दिन बाद यार्ड में पता चला कोई डेड बॉडी पड़ी है। कैसे महान लोग थे, उनके चित्र आजकल मैं देखता हूँ। कालीकट गए थे हम, देखिए वहां हजारों लोग दीनदयाल जी के लिए। जौनपुर से चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़ते समय बोले देखो मैं भी खड़ा हूं, लेकिन तुमको अच्छा लगे दूसरे को तो उसी को वोट दे देना, अगर लगे तो मुझे देना। और फिर वो हार गए चुनाव। जो जीत लड़ रहा हो वही कहता हूं देखो मैं भी खड़ा हूं, लेकिन तुम सोच समझ के देना, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं रह पाऊंगा यहाँ पे। और लोगों ने उनको हरा दिया। लेकिन उनकी एक बात आज उन्हीं को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये दीनदयाल जी ने दिया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जब अंदर जाते हैं तो सीधा सा मतलब है कि इस देश की अपनी संस्कृति है, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग लोक गीतों की, अलग अलग रीजनल फिल्म्स की, सब कुछ आएंगी। अगर उसको नहीं समझे, उनका एक अंत्योदय बहुत बड़ा फॉर्मूला है, अंत्योदय। उनका कहना था कि सबसे अंतिम व्यक्ति तक जब तक आपने प्रकाश नहीं दिया, उदय नहीं हुआ उसका, तब तक सरकार का कोई मतलब नहीं, शासन का कोई मतलब नहीं। तो उसी संस्कृति को आज जो पूरे देश में हेड कर रहे हैं, मतलब हम कह देते हैं कि सूत्रधार जो संस्कार भारतीय संस्कृति नेम से, मेरा मतलब है इनको बुलाने के पीछे साफ साफ मैं बहुत मतलबी होकर सोच रहा हूं कि भैया आप मुंबई में अपने बल पे खड़े हुए कलाकारों को जरूर पहचाने, उनको जरूर सम्मान दें। ये हमारी कोशिश है आपको बुलाने के पीछे। और आज जो शब्द हम लोग आपसे मार्गदर्शन लेंगे, आपका प्रवास पूरे देश में चलता है, सुबह सुबह निकल जाएंगे। तो अब हम चाहेंगे भाई साहब से कि थोड़ा हम सबों को कुछ शब्द मार्गदर्शन के दें कि हमें किस तरह से अपने कार्य को अंजाम दें। हम आपके कुछ विचार, मंतव्य, अभिमत सुन सकते हैं? दो चार क्यों नहीं सुन सकते? ये विकास जरा माइक को देना।
भाई साहब ये इनका अपना तरीका है, तो सामने से बहुत कुछ लोग जानते हैं कि मनोज तिवारी बहुत बहुत किया, लेकिन अकेले बोल रहा है तो हमें सबकी बात समझनी है। तो कल्पना जी कुछ आपने एक संकेत किया था कि बहुतों को 4 साल में बहुत। मनोज जी, आपने संबोधन में एक बात का संकेत किया था कि बहुतों के मन में दर्द होगा, पीड़ा होगी, कोई बातें होगी, और समाज में एक व्यवस्था रहती है। आप सब जानते हैं, हम सब लोग गांव से आए हैं। एक नाई होता है, वो हमारे भारतीय समाज में वो मैसेंजर था, संदेश वाहक था, संदेश उसके माध्यम से आते जाते थे। तो मैं उसी भूमिका में आपके बीच में हूँ, आपके मन में जो भाव है वो व्यक्त करें ताकि इस संदेश को मैं आगे पहुँचा सकूँ। जी कल्पना जी। अमीषा जी को प्रणाम। मनोज जी, थैंक यू सो मच। इस सबको प्रणाम। इसी बहाने मुलाकात हुई बहुत दिनों बाद। मैं कल्पना पटवारी। मैं ज्योग्राफिकली मैं उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र से आती हूँ, आसाम। जी धुबरी नहीं, मैं गुवाहाटी इलाके में पली बड़ी, धुबरी से 4 घंटा आगे। और वहाँ मैं भूपेन हजारिका जी को एक्चुअली म्यूजिकल स्कूल के रूप में लेके चली, लेकिन इंटरेस्टिंगली मेरे जीवन में मैं ऐसे मतलब उत्तर पूर्वांचल से एक और अमित चंद जी बैठे भाई साहब, फिर उदित भैया कुछ आपसे बात करें। भैया फिर यहीं आके बोलो ना सर। मैं एक सेकंड लूंगा बस। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बोलने वाले एक से एक महान बाप लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस मकसद से ये कार्यक्रम आज का हो रहा है ये पूरा हो, और इसमें हमारे भाई साहब सांसद जी और अमीर चंद जी का पूरा सहयोग है। और इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार को भी कहे कि ऐसा कुछ काम हो कलाकारों के लिए कि जो कलाकारों का मान बढ़े और उनको सब कुछ। मैं ये जो बातें हो रही हैं ये मैंने नहीं कहा, ये अमित चंद जी ने कुछ सुनने की इच्छा जाहिर की है कि कुछ अरे राखी जी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, मैं तो हालांकि कॉमेडी अवार्ड मिलता है, सही बात। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी तक आइटम सॉन्ग अवार्ड तो मिला नहीं है, लेकिन कॉमेडी अवार्ड ऑलमोस्ट होने लगे, बहुत जगह पे होते हैं और मिलते भी हैं। धन्यवाद मनोज सर, आपने इतने अच्छे महफिल में मुझे आने का मौका दिया। मैं अपनी बातचीत की शुरुआत गंभीरता से कर नहीं सकता, वो मेरे तो है ही नहीं, वो आपकी कला है। वो मेरे गुरु मनोज जोशी ने मुझे सिखाया ही। हमारे विजेंद्र चौहान साहब ने मुझे कोई अच्छी बात बताई नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा कि बातचीत में इस बात की मर्यादा रखूं कि किसी को बुरा भी ना लगे और सबको अच्छा भी लगे। राखी जी बहुत धन्यवाद। राखी जी को जोरदार तालियां। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, जबरदस्त जोरदार तालियां प्लीज। आज अगर नरेंद्र भाई मोदी यहाँ पर होते, इस जगह पे होते और इस सभा को संबोधित करते, तो अपने अंदाज में पेश कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आपको बताइए, आगे हो सकता हूँ, अभी तक नहीं। मोदी जी आप आशीर्वाद दीजिए। अभी तक मैं 2 ही पार्टी से, कुमार शानू उदित नारायण, दोनों मेरे लगते जिगर है, जिगर है एक दिल है। थैंक यू सर। तो आइए थोड़ा जोरदार ताली दीजिए। बड़ा बड़ा किसी को ताली चलती नहीं है, मेन दरवाजे में ताला लग चुका है, अब जाके दिखाइए। तो भाई नरेंद्र मोदी साहब, मैं कोशिश कर रहा हूँ किसान पेश करने की, आज के माहौल में यहाँ पर होते कैसे होता। दादा प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी साहब का अंदाज पेश कर रहा हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे इस चीज के लिए बुलाते हैं,
ये मेरी रोजी रोटी है। You're the best. थैंक यू मैम, थैंक यू। आपको पता है मोदी जी देश के लिए इतनी विदेश की यात्रा कर चुके हैं, इतनी विदेश की यात्रा कर चुके हैं कि करीब करीब उनकी आवाज में भी हवाई जहाज का आवाज आने लगा। कैसे? मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं मुंबई आने वाला था, आप सबसे साथ वक्त गुजारने के लिए आने वाला था, परंतु एक काम आ गया तो मेरे मन में जो है हाल आपको सुनाएगा सुनील पाल। मित्रों मत रो, मित्रों मत रो, अगले वर्ष आऊंगा वाया मेट्रो और आप सबको पार्टी दूंगा, आप सबको अपनी तरफ से पार्टी दूंगा जिस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। वैसे सुनील जी को आज आप तो समझ रहे हैं, आज हम लोग चाहते हैं कोई ऐसी चीज वही बोलने जा रहा हूं। जो कॉमेडियंस का कोई ऐसा इशू जो मैं भाई साहब के सामने रख सकूं, उसको जरूर बताइएगा। पक्का मैं उसी में जा रहा हूं सर, धीरे धीरे उसी में जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कलाकारों से बहुत प्रेम करती है। इसका नमूना आप देख सकते हैं मनोज तिवारी, बाबू सुप्रियो, कलाकारों को प्रेम करती है, जोरदार। इसीलिए जितने भी कलाकार जो अवार्ड के हकदार है, रिवॉर्ड के हकदार है, पॉलिटिक्स में आकर राजनीति करने के हकदार है, उनको मैं अपने दिल से उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जल्द से जल्द उन्हें अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा और मुंबई में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें उचित स्थान मिलेगा, क्योंकि अब दादा आ चुके हैं। इस देश में अमीर बहुत है, बहुत अमीर है, लेकिन जो गरीबों के काम है ऐसे अमीर चंद है। MBA करो, MBA मोदी भक्त एसोसिएशन। धन्यवाद, थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। और मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, जो भी त्रुटि हुई क्षमा प्रार्थी, क्योंकि आपके का विद्यार्थी हूं। कोई गलती हो जाए तो समझ जाए। आज मेरी पत्नी मुझसे गिरते राखी, डाली मुझे काला दिखाना, काला मुझे काला दिखाओ, मुझे काला दिखाओ। क्या कह रही हो? हाँ फिल्म में चलो मुझे काला दिखाओ। मैंने कहा सबसे बहुत काला मुझे देखने मेरी सजनी, मैं इतना रजनी। एक बात बताओ, हाँ पहले काली थी अभी बहुत गोरी हो गई है। ये इसी कहते हैं 100 सुमार की एक बहार है। और मनोज भैया के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, डाउन टू अर्थ, इतने डाउन टू अर्थ इंसान है, सुपरस्टार रहे हैं, नायक गायक विधायक भी बने और आगे चल के अब तो मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री बनने वाले। हमारी शुभकामनाएं के साथ में मुख्यमंत्री बनने वाले, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। एक तिवारी सबके भाई, थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। और फिर एक बार कहना चाहता हूँ, वैसे सर ये हम लोगों की ये खुशियां हैं यहाँ पे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू भैया मुझसे माइक छीन लीजिए। सुनील जी इसी कला के लिए जाने जाते हैं और मैं चाहता हूं कि चूंकि कोई प्रोड्यूसर की कोई बात आए, यहाँ पे पीके भाई भी बैठे हैं, पीके हमारे ये बहुत बड़े देश के बहुत बड़े साउंड इंजीनियर है भाई साहब। मुझे लगता है कि गजेंद्र भाई ने भी बहुत उपयोग किया है उनका, पीके जी का। और हमारे यहाँ असलम शेख जी हैं, असलम भाई को हम लोगों ने, असलम भाई आप कौन है जूरी मेंबर? नेशनल फिल्म फेस्टिवल के इनको जूरी मेंबर
बनाया हुआ है। और कुछ बोलोगे आप? आ जाओ, से समथिंग अपना कुछ एक्सपीरियंस। नहीं, बस शुक्रिया, बहुत अच्छा आगाज है, अंजाम भी अच्छा होगा और उम्मीद है, हौसला है, दुआ है। थैंक यू धनंजय, कुछ बोलना चाहेंगे? सर कुछ बोलो। हाँ, बस आते हैं। हमारी मीडिया से कई लोग हैं जो कैमरे और उसके अलावा बैठे हैं, उनका भी एक बार मंच पे आगमन होगा। और सभी निदेशकों से, डायरेक्टर्स से मेरी रिक्वेस्ट होगी, जयप्रकाश जी आप लोग एक बार मंच पे आए। असलम भाई, पीडी जी, हमारे डायरेक्टर जयप्रकाश जी, जगदीश जी, पीडी जी, मनीष जी, असलम शेख जी। इसके बाद एक्टर एक्ट्रेस की बारिश के बाद होगा तो डायरेक्टर ये जीते रहेंगे। ये सभी निदेशक हैं। सामने सर। थैंक यू सो मच। अब मैं सभी एक्टर एक्ट्रेस से निवेदन करूंगा, पहले एक्ट्रेस अभी सामने दूसरे ये बहुत बड़ी सिंगर है प्रियंका। ये सामने मैडम सेंटर। थैंक यू सो मच। अभी जो हमारे एक्टर लोग हैं, आप लोग बताया ही है। हम इतना जानना चाहेंगे अमीर जी आपसे भी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये जो आप लोगों ने उठाई है, आप लोग कितना मानते हैं, कितना रिस्पॉन्सिबल है और इसे आगे भी कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, सारी बातों का निचोड़ ये है कि अभी तक कलाकारों को सरकारी सहायता के लिए जाना पड़ता था, पुरस्कारों के लिए उनको भागना पड़ता था। चूँकि हम भी इसी फ्रेटर्निटी से हैं, आजकल हम वहाँ सरकार में हैं, हमने प्रार्थना करी श्री अमीर चंद जी से, जो संस्कार भारती के सूत्रधार हैं, कर्ता धर्ता हैं, और आजकल आपके सलाह से कलाकारों के हित सिद्ध होते हैं। तो अब हम लोग चाहते हैं कि सरकार कलाकारों के द्वार आए, और मुंबई में सब गुणी हैं, उनके नाते आज ये आगमन हुआ, और एक बहुत बड़ा निमंत्रण भी है जो मैं चाहता हूं कि अमीर चंद जी खुद अपने मुख से देंगे। मनोज जी ने जैसा कहा कि सरकार इस क्षेत्र पर भी और स्वयं पहल करे, आगे कदम बढ़ावे, तो मनोज जी ने पहल किया है, ये सरकार का ही कदम है। और मुझे भी उपस्थित रहने का अवसर मिला, कला क्षेत्र से हूँ, तो इस पहल का मैं समर्थन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। सर, आपने अभी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का नाम लिया था, लेकिन आज तक जो भी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का किरदार उन्होंने किया था, और रघुवीर जी और सुनील लहरी जी, आज तक किसी भी सरकार ने उनको किसी भी अवार्ड के लायक नहीं समझा। पद्मश्री तो दूर की बात है, छोटा सा अवार्ड भी उनको आज तक नहीं मिला है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ठीक है कि सरकारी पुरस्कारों का, सम्मानों का अपना एक महत्व होता है, लेकिन ये भी सच है कि जिसको रामाश्रय मिला हो वो राजाश्रय की बहुत चिंता नहीं करता है, और आज भी वो दुनिया के और समाज के जहन में वो उतने पुरस्कृत हैं। शायद जिनको पुरस्कार मिला 70 सालों में आज से पहले, उनको कोई आज याद नहीं करता है, लेकिन जिन किरदारों की आपने चर्चा की है, आज भी वो जनमानस में रचे बसे हैं। तो सच पूछिए, कलाकार तो समाज से और जनता से ही पुरस्कृत होते हैं। मनोज जी, अमीर जी, बहुत ही अच्छा सोसाइटी में लाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी समय लग गया इस मुद्दे को लाने। नहीं, देखिए, अभी तो जिस प्रकार से हमारी 4 साल की सरकार हुई, इसमें भी बहुत लोगों को
ऐसे ऐसे लोगों को जा जा करके चुना गया है जो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उनके द्वार सरकार आ सकती है। और ये जो अगला 6-7 महीना होगा मुंबई में रह रहे कलाकारों के लिए बहुत खास होगा, इस बात की मैं आपको एक मजबूत आश्वासन दे सकता हूँ। आपका प्रोग्राम सुगमता से चले, इसके लिए आपने क्या क्या सॉर्ट आउट किया? देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि अभी तक हम लोग सिर्फ कान से सुनते थे। दिल्ली में बैठ करके लोग जो है वो कान से सुन लिए और जो कान में आया उसके आधार पे डिसीजन ले लिया। अब हम लोग स्वयं आ रहे हैं और हम लोग कान से सुने और आँख से देखे, प्रत्यक्ष लोगों के बीच बैठ के उन कलाकारों को उनका हक मिले, इसके लिए आगे योजनाएं बना रहे हैं। किस खास लोगों से संपर्क करने की आपने सोची? मैं समझता हूं कि अपना संपर्क हर स्तर पे हो रहा है। जैसे हम अलग अलग रीजनल इंडस्ट्रीज़ के साथ भी मिल रहे हैं, टीवी इंडस्ट्रीज़ के साथ मिल रहे हैं, और भी जो बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़े सफल हैं। हम लोग सुभाष घई जी से भी, और आपने देखा होगा संजय दत्त जी को भी हमारे यूपी के सीएम ने मिले हैं, और उनको हम एक अलग ढंग से अप्रोच कर रहे हैं, और हम सबके दरवाजे जा रहे हैं, चाहे वो खान फैमिली के लोग हों या फिर हमारे अक्षय कुमार हों, अमिताभ बच्चन जी हों, संजय दत्त जी हों। हमारे लिए एक जो लाइन है नरेंद्र मोदी का, सबका साथ सबका विकास, उसको हम पालन करने जा रहे हैं। खान से ज़्यादा क्लोज आपकी गवर्नमेंट अक्षय के साथ है? नहीं, ऐसा लोगों का मानना है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हम लोग ऑलरेडी, आपने देखा होगा कि हमारे लिए सब एक समान है, और हम सबके पास जा रहे हैं, और उसका रिजल्ट आप देख भी रहे हैं। हाल ही में माधुरी जी से भी मिले, तो हाँ, आर्टिस्ट में से कौन आपकी प्रमुख लिस्ट में? देखिए, किससे मिले तो वहीं तक सीमित नहीं रखना है। आज हम, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माधुरी दीक्षित से मिले, तो आज हम इकट्ठे हमारे श्री अमीर चंद जी, जिनको सीधा कलाकारों के हित रक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, वो आज इतने कलाकारों से मिले, तो हम धीरे धीरे, अगर माधुरी जी से मिले तो सब लोग समझ ले कि हम उस फ्रेटर्निटी को सैल्यूट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। और सच पूछिए जी, जो अलग अलग हम संख्या गिनाए व्यक्ति का नाम ले, ये कुंभ जो है, कुंभ में जितने बड़ी संख्या में कलाकार अब की बार भागीदार हो जाए, ये शायद आज़ादी के बाद पहला ऐसा उत्सव होगा कला क्षेत्र के और साहित्य जगत के लोगों के लिए, जो अपनी भागीदारी उसमें देने वाले हैं, और इस संस्कृति को दुनिया के पटल पर अपने अपने तरीके से वो रखने वाले हैं। कौन कौन सा और स्टेट होंगे, जैसे यूपी इलाहाबाद हो गए, इसके अलावा भी कौन स्टेट होगी? कुंभ के विषय में केवल 1-2 स्टेट नहीं है, बल्कि आप ये देखिए कि कोई राज्य न छूटे, इसकी तैयारी उसमें है। इसलिए साउथ की यार रुख ना करेंगे आप? अरे साउथ के क्यों, साउथ भारत में नहीं का, सभी राज्यों के, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र हो, तेलंगाना हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, कच्छ हो, कन्याकुमारी हो, गुजरात हो, कोई राज्य नहीं छूटेगा। सभी राज्यों की संस्कृति, सभी राज्यों के कार्यक्रम वहाँ 40 दिन के अंदर देखने को मिलेंगे। ये सरकार, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय इस प्रकार की योजना पर विचार कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि उसमें वो सफलता भी उनको मिलेगी, और कला जगत भी बहुत ही उत्साहपूर्वक इसमें की बार भाग लेगा। और आप सभी भी, जैसा कि हमारे मीडिया का भी मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ, वो समय उस कुंभ को कवर करने हम मुंबई से भी मीडिया की टीम को आमंत्रित करने वाले हैं, ताकि आप सिर्फ कैमरे की नज़र से नहीं, अपनी नज़र से भी उन सारे भारतवर्ष के ऐश्वर्य को देख सकें। थैंक यू वेरी मच। भोजपुरी सिनेमा के बारे में बात की जाए तो उसके लिए कुछ प्रावधान है सरकार? जब सारे सिनेमा है तो उसमें भोजपुरी सिनेमा भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से है। इसमें कोई मराठी है, भोजपुरी है, सब कुछ शामिल है उसमें। भारत हाल बंद हो रहे हैं। देखिए, भारत की जितनी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, सब वो मातृभाषा है, और हम अपनी मातृभाषा को, मातृबोली को हम कमज़ोर होने नहीं देंगे। ये हमारे कई प्रकार के कई स्तरों से ये बात आई है, और गत 1-2 वर्षों में तो बहुत ज़ोरों से चर्चा आई है, इसलिए क्योंकि अगर वो सशक्त होंगी तो हम और ऊपर सशक्त होंगे। जो हिंदी जगत में आते हैं
अपने अपने जगह से अपने अपने भोजी भाषा से करके ही आते हैं, तभी उनको जगह यहाँ मिलती है। इसलिए जहाँ लोक भाषाएं, लोक बोलियाँ सशक्त हैं, वो यहाँ भी सशक्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।